So in today's lecture, we are going to learn what is Form PAS 6 and how to file it. Are you guys ready to learn it? Yes. Yes, great. So Form PAS 6, it's one of the compliance module. Okay. So let me mix the language. Compliance module है. Compliance module का एक बहुत ही important part है Form PAS 6 का. What is Form PAS 6? ये बहुत लोगों को नहीं पता है. When to file Form PAS 6? Many people don't know when to file, whether it is applicable to them or it is not applicable to them. So today we are going to see what are the applicabilities of filing Form PAS 6. What is the due date of filing the Form PAS 6? When to file Form PAS 6, that is also relevant कि आपको कब फाइल करना होता है. Is it an yearly compliance or it is a once in a lifetime compliance or it's a half yearly compliance? Many people get confused whether when to file it, and if we have to file it, then what all information we have to put into it. So many people get confused. So for that sake, I have prepared a module where I am going to teach you how to file Form PAS 6. पहले हम थियोरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे कि कैसे फॉर्म भरना होता है, क्यों भरना होता है, किनको एप्लीकेबल है, किनको एप्लीकेबल नहीं है. एक बार हम यहाँ पे थ्योरी देखेंगे एंड देन वी विल मूव टू द लाइव प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि फॉर्म PAS 6 कैसे भरा जाता है. तो बिफोर स्टार्टिंग, इसके पहले कभी आपने मेरे कंप्लायंस के वीडियोज़ देखे हैं? अलग अलग फॉर्म्स के देखे रहेंगे. आई होप दैट वॉज हेल्पफुल टू यू. दिस इज ऑल्सो going to be a very helpful video to all the working professionals and the articles who are working in professional form. Okay, so सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्म PAS 6. PAS का फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है कि हम ये PAS इसको क्यों बोलते हैं. बहुत लोग इसको पास भी बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट पास, इट्स PAS, फॉर्म PAS. द PAS का फुल फॉर्म भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका मतलब ही क्या होता है, क्योंकि ROC में जब आप काम करते हो या आप किसी कंप्लायंस डिवीजन में काम करते हो तो यू शुड बी अवेयर कि जो भी वर्ड्स लिखे हुए, जो भी फॉर्म के नाम है, उनको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं और उनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है या उनका फुल फॉर्म क्या होता है. सो कंपनीज एक्ट में एक चैप्टर है प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, जहाँ पे सिक्योरिटीज कैसे अलॉट किया जाता है उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल बताया गया है. तो यहाँ वहीं से ये वर्ड उठाया गया है, इट्स प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. तो जब भी कोई भी कंपनी किसी भी सिक्योरिटी से डील करती है, अलॉटमेंट से डील करती है, रिकन्सिलिएशन से डील करती है, तो उसको हम चैप्टर प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड उसके रेलेवेंस में जो रूल्स बना है उसके थ्रू ही डील करते हैं. मतलब दैट इज द वे जहाँ पे लिखा गया है कि क्या करना है और कैसे करना है. इसके लिए शेयर्स के रिगार्डिंग में जो भी हम चीज़ें करते हैं, जो भी हम फॉर्म फाइलिंग करते हैं, जो भी हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन इन द प्रॉस्पेक्टस एंड द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज चैप्टर एंड द रूल्स मेड देयर अंडर. सो उसी के साथ साथ हमको ये चैप्टर, अगर यू बीइंग अ प्रोफेशनल स्टूडेंट वर्किंग इन अ प्रोफेशनल फर्म, आप लोगों को वो चैप्टर्स पता होना चाहिए. एक बार गो थ्रू कर लो, ग्लांस ले लो, किसी का वीडियो देख लो यूट्यूब पे कि वो चैप्टर्स में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो हम PAS 6 क्यों भरते हैं? PAS की ना अलग अलग सीरीज है. इट स्टार्ट्स विद द फॉर्म PAS 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन कम्स 6. तो 6 में आज आपको बता रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5 विल डिस्कस इन सम अदर लेक्चर. 6 का रेलेवेंस क्या है? PAS 6 का रेलेवेंस क्या है? लॉ बोलता है जितनी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं उनके लिए एक मैंडेटरी रेगुलेशन है जो फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ पे उनको उनके शेयर्स का रिकन्सिलिएशन करना होगा. जैसे आप लोग बैंक में आपकी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होती है या टैली होती है, टैली में आप लोग बैंक रिकन्सिलिएशन करते हो. व्हाट डू यू मीन बाय रिकन्सिलिएशन विद द बैंक्स? क्रॉस वेरीफाई करते हो. क्या किससे क्रॉस वेरीफाई करते हो? कि आपके टैली में जो बैंक बैलेंस दिख रहा है, जो एंट्रीज पास करी गई है, और जो बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस दिख रहा है, जो एंट्री पास करी गई, वो मैच होनी चाहिए, बराबर ना. तो अगर 31 मार्च पे अगर आपके बैंक का बैलेंस दिख रहा है, से फॉर एग्जांपल 25 लाख, तो आपके टैली में भी उस बैंक का, उस अकाउंट का उतना ही बैलेंस दिखना चाहिए.
अगर मिसमैच है देन यू हैव टू रिकनसाइल इट अगेन कि कहाँ पे मिसमैच हो गया, कौन सी एंट्री नहीं पास किया या फिर ज़्यादा पास कर, डबल एंट्री पास हो गई या रॉन्ग अमाउंट एंटर हो गया. देयर कैन बी अ लॉट ऑफ एरर्स वाइल डूइंग द बुक कीपिंग. तो आप क्या करते हो, रिकनसाइल करते हो, फिर आपको समझ में आता हो कि यहाँ पे गलती थी, हम इसको रेक्टिफाई कर देंगे. तो आपको प्रॉब्लम समझ में आता है एंड देन यू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम. समझ में आ रहा है? तो आपने क्या किया, रिकंसिलिएशन किया बैंक स्टेटमेंट का. कंपनी में शेयर्स होता है कि नहीं होता है? कंपनी में शेयर्स ही होता है, कंपनी में तो और कुछ है ही नहीं. तो शेयर्स का भी रिकंसिलिएशन होना जरूरी है क्या? क्योंकि जब हम बोलते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज तो इसका ये मतलब है कि देयर आर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनके शेयर्स में मिसमैच हो सकता है. शायद कंपनी बोल रही है कि हमारे पास 1 लाख शेयर्स है, लेकिन जब एक्चुअल में वो रिकंसाइल करेंगे तो शायद से उनके पास 1 लाख शेयर्स नहीं दिख रहे हैं. कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. इट कैन क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि आपके बुक्स में 1 लाख शेयर दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में 1 लाख शेयर्स है ही नहीं. सो मिसमैच होता है, तो वो मिसमैच को रिकंसाइल करना बहुत ज़रूरी है. अगर मिसमैच है तो यू हैव टू रेक्टिफाई इट कि भाई कहाँ गलती हो गई है, वो गलती देख के आप गलती को रेक्टिफाई करो. मिसमैच नहीं हुआ है तो गुड इनफ, बहुत अच्छा मेथड से आप बुक्स मेंटेन कर रहे हो, है ना. सारी चीज़ें आपके रिकॉर्डेड है, सारी चीज़ें परफेक्टली लिखी गई हैं, सबका डॉक्यूमेंट्स बना के रखा हुआ है. सो नॉट एन इशू. सो ज़रूरी इसके लिए है हमारे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को रेगुलेट करना, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को तो ये मैंडेटरी ही नहीं है. मैंडेटरी नहीं होने के रीज़न अलग अलग हैं. पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स एनीवेज डीमैट में होते हैं. वो तो जो हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, CDSL NSDL जो डिपॉजिटरीज होते हैं, उनके अकाउंट्स में लाइव उनका क्या होता है, रिकॉर्ड अपडेट होते रहता है, तो उनके लिए भी दिक्कत नहीं है. तो जो छूट गई कैटेगरी है ना इस रेगुलेशन से, शेयर्स को मैनेज करने के लिए, शेयर्स को रिकंसाइल करने के लिए, दैट बिकम्स द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. तो उनके शेयर्स, अगर आप बता रहे हो कि आपके बुक्स में एक्चुअली 1 लाख शेयर्स है, तो मार्केट में जो शेयर होल्डर्स है आपकी कंपनी के, उनके हाथ में भी 1 लाख शेयर्स ही होने चाहिए ना. तो कभी ऐसा हो सकता है ना कि कंपनी शेयर ट्रांसफर नहीं की या फिर किसी पर्सन ने शेयर ट्रांसफर किया लेकिन कंपनी को इंटीमेट नहीं किया. तो देर आर वेरियस रीजंस जहां पे शेयर्स में गैप क्रिएट हो सकता है एक्चुअल वर्सेस बुक्स में. तो कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर 6 महीने में आप क्या करिए, अपने शेयर्स को रिकंसाइल करिए. 6 महीना इज अ वेरी बिग पीरियड जहाँ पे कुछ भी हो सकता है. तो उस रिकंसिलिएशन को आपको करना भी है, और वो रिकंसिलिएशन जो आपने किया है वो आपको इंटीमेट भी करना है ROC को कि दिस इज द नंबर ऑफ शेयर्स विच वी हैव. इसके लिए फॉर्म पास 6 फाइल किया जाता है. सो फॉर्म पास 6 जो है, इसका जो नाम है दैट इज हाफ ईयरली रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट. मतलब आपके शेयर कैपिटल का ऑडिट होता है. अब तक आप लोगों ने बहुत सारे ऑडिट सुने हैं. स्टॉक ऑडिट हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हुआ, और क्या ऑडिट हुआ, इंटरनल ऑडिट हुआ, स्टैट्यूटरी ऑडिट हुआ, बहुत सारे ऑडिट आप करते हो. दिस इज एन ऑडिट विच इज एक्सक्लूसिवली हैज टू बी डन फॉर द शेयर कैपिटल. तो आप शेयर कैपिटल का ऑडिट करते हो कि आपके बुक्स में इतना है तो एक्चुअल में भी इतना होना चाहिए. वेरिएंस है, डिफरेंस है, तो क्यों डिफरेंस है वो भी आप बताइए. शायद से ऐसा हो सकता है कि आपने शेयर्स के लिए आपने शेयर्स इशू किया लेकिन अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ, इसके लिए वेरिएंस क्रिएटेड है. देयर कैन बी एनी रीजंस. तो आपको रीजन पता होना चाहिए. वेरिएंस है उसका प्रॉब्लम नहीं है लॉ को, आपको पता होना चाहिए कि वेरिएंस है वहां पे, और आपको उसको रेक्टिफाई भी करना है और आपको इंटीमेट भी करना है कि इस रीजन की वजह से मेरे शेयर कैपिटल में इतना चेंज है या इतना वेरिएंस है. समझ में आ रहा है? हाँ. तो इसके लिए फॉर्म पास 6 फाइल करना होता है. सो फॉर्म पास 6 इज अ हाफ ईयरली रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट. It needs to be submitted by the unlisted public companies to the registrar of companies. मैंने आपको बोलते बोलते बोला है प्राइवेट कंपनीज को नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि उनको हम प्राइवेट कंपनीज को बहुत सारे एग्जम्पशन देके रखते हैं. उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्लायंस का बर्डन नहीं क्रिएट करना चाहती है लॉ, इसके लिए प्राइवेट कंपनीज को एग्जम्पशंस हैं. मैंने बताया पब्लिक जो लिस्टेड कंपनीज है, आर यू गाइज अवेयर ऑफ द लिस्टेड कंपनीज? पता है ना क्या होता है? राम सर ने लेक्चर लिया है ना आपका लिस्टेड कंपनीज का. हाँ. तो लिस्टेड कंपनी में क्या होता है, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी डिपॉजिटरीज के पास होते हैं, तो दे डू ऑल द वेरी गुड ऑफ
रिकॉर्डिंग ऑफ द शेयर्स, तो उसमें दिक्कत ही नहीं है हमको। तो दिक्कत कहाँ पे आती है, वही जो पब्लिक कंपनी है और अनलिस्टेड है, जिनके शेयर्स अभी भी मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। तो उनका शेयर्स का रिकंसाइल करना, उनके शेयर कैपिटल का ऑडिट होना ज़रूरी है। ये समझ में आ रहा है आपको? इसके लिए फॉर्म पास 6 है। द मेन ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखो, इज टू रिपोर्ट द डिटेल्स एंड द चेंजेस इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनीज ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस। तो आपके जो करंट एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है, आप उसका डिटेल्स रिपोर्ट करोगे। उसी के साथ साथ अगर आपके शेयर कैपिटल में चेंजेस हुआ, जैसे कंपनी ने राइट इशू लेकर आई, कंपनी ESOP लेकर आई, कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आई, तो से फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2024 पे कंपनी का जो शेयर कैपिटल था वो था ₹10 लाख का। कंपनी ने जून मंथ में फर्दर अलॉटमेंट किया, मतलब और मेंबर से पैसे लिए, मेंबर को शेयर्स दिया, मेंबर को ओनर बनाया। तो कंपनी ने जून मंथ में फर्स्ट ऑफ जून 2024 में कंपनी ने फर्दर 2 लाख रुपीस का अलॉटमेंट लेकर आई, नया शेयर दे रही है मार्केट में, मेंबर्स बना रही है अपने कंपनी। तो अभी यहाँ पे मुझे बताओ, अब जून के बाद हमारा टोटल शेयर कैपिटल कितने का हो गया? पहले 10 लाख का था, 2 लाख अभी और ऐड किया, तो कितना होंगे टोटल में? भी 12 लाख हो गया ना। तो अगर आपने ऐसे कुछ इशू भी किए हैं, मतलब शेयर्स आपने अलॉट किया है प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बेसिस पे, राइट इशू, बोनस इशू, ESOP, वॉट एवर द वे इट इज, नंबर ऑफ शेयर्स, हमारा शेयर कैपिटल बढ़ गया ना। शुड वी इंटीमेट टू ROC? हम इंटीमेट करने के लिए अलग अलग फॉर्म्स भरते हैं ROC को, लेकिन क्योंकि मैं अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी हूँ तो आई हैव टू गिव द रिकंसिलिएशन ऑल्सो ना, कि हाँ देखो सुनो ROC, मेरा ओपनिंग में कितना कैपिटल था? 10 लाख रुपया था। मैंने जून मंथ में क्या किया? फ्रेश अलॉटमेंट किया 2 लाख रुपए का। इसके लिए अभी की तारीख पे जब ये फाइलिंग में करूंगी तो उस डेट पे मेरे जो शेयर कैपिटल है वो कितनी है? टोटल 12 लाख से। समझ में आ रहा है? ये 2 लाख का जो शेयर कैपिटल बढ़ाया मैंने, इसका भी कंप्लायंस कर दिया है। सो ROC को प्रॉब्लम है क्या फिर? नहीं, ROC इज हैप्पी। ROC क्यों हैप्पी है? क्योंकि आपने सारे कंप्लायंस कर दिए हैं। सो ROC इज हैप्पी विथ यू। इज इट क्लियर? Companies Act requires every unlisted public company governed by the rules shall submit this form to the registrar within 60 days from the conclusion of each half year, duly certified by company secretary in practice or chartered accountant in practice. So जो reconciliation का form होता है, majorly this reconciliation of share capital is done by the company secretary in practice. समझ रहे हैं आपको? तो जब आप रिकंसिलिएशन करोगे तो रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट कौन साइन करेगा? CS साइन करेगा, और फिर वो रिपोर्ट के साथ क्या जाएगा? आपका फॉर्म पास 6 जाएगा। ये कब कब जाना है? तो अभी यहाँ पे मैं बोलते बोलते बोला हमने विद इन 60 डेज। देखो यहाँ पे मंथ की बात नहीं चलती है। जब भी हम ROC में फाइलिंग करते हैं किसी भी फॉर्म की, मैक्सिमम टाइम जो हमारा फॉर्म फाइलिंग होता है वो डेज में होता है। विद इन 14 डेज, विद इन 30 डेज, विद इन 60 डेज, विद इन 180 डेज। दीज आर द डिफरेंट टाइम लाइन्स टू फाइल पर्टिकुलर फॉर्म्स। तो 60 डेज बोला, कहाँ से 60 डेज में काउंटिंग में लूँ? हाफ ईयरली बोला ना, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? अप्रैल टू, मेरा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है। अब हाफ फाइनेंशियल मुझे करना होगा तो क्या होगा? अप्रैल टू सितंबर, फिर अक्टूबर टू मार्च, 6 महीने का। बराबर ना? ऐसे होगा ना, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, बराबर ना? सो 1 अप्रैल 20 जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा टू 30 सितंबर जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा, दिस बिकम्स माय फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर। सेकेंड हाफ फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, करेक्ट? दिस विल बिकम माय सेकेंड हाफ फाइनेंशियल ईयर। हाँ, तो अब ये अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल, अगर मैं पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हूँ, मैं पब्लिक कंपनी हूँ लेकिन लिस्टेड अभी तक नहीं हुई हूँ, तो उस सिनेरियो में मुझे अगर फॉर्म पास 6 भरना है तो मेरी ड्यू डेट क्या होगी? लॉ ने क्या बोला? हर फाइनेंशियल ईयर एंड होने से लेके विद इन 60 डेज यू हैव टू फाइल द फॉर्म। बराबर ना? तो जब भी आप लॉ पढ़ोगे तो आपको लॉ में ना ऐसे डायरेक्टली डेट्स नहीं लिखे होते हैं
कि हाँ चलो इस दिन पे तुम्हारा फॉर्म ड्यू हो जाएगा, इस दिन पे तुमको फॉर्म भरना ही पड़ेगा. नो 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 नो, इट डज नॉट हैपन. इसलिए तो लॉ कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना लोगों को, क्योंकि आपको खुद से कैलकुलेट करना होता है फिंगर्स पे, अरे कौन सा दिन आने वाला है या कौन सा डेट आने वाला है फॉर्म फाइल करने के लिए. तो अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताओगे. मैं बता रही हूँ फर्स्ट हाफ फिनेंशियल ईयर जो है मेरा 1 अप्रैल 2024 से लेके 30 सितंबर 2024, यहाँ इस पर्टिकुलर पीरियड का रिकन्सिलिएशन जो मेरे शेयर का हुआ है उसका फाइलिंग मुझे विद इन 60 डेज करना है. विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ईच हाफ फाइनेंशियल ईयर. तो जहाँ से वो खत्म होता है उसके आगे से मुझे 60 दिन कैलकुलेट करने. कैन यू गाइस गिव मी अ डेट? मुझे बताओ ये वाले पीरियड का मुझे फाइलिंग करना होगा तो मेरा ड्यू डेट क्या होना चाहिए? नवंबर 29 और 30 नवंबर, 30th नवंबर 29. लेट्स हैव अ कंफ्यूजन. 39 होगा कि 29 होगा या 30th होगा? 60 डेज बोला है. 31st विल कम इन अक्टूबर, सो one day is increased there. So what shall be the due date? 29th होना चाहिए. समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसे 60 दिन नहीं बोल के अगर 2 महीना बोलते तो, विद इन 2 मंथ्स बोलते तो 30th नवंबर होता, क्योंकि आपने क्या बोला है? विद इन 2 मंथ्स बोला है. करेक्ट. इसके लिए लॉ 2 मंथ्स में बात ही नहीं करता. बहुत लोगों को 60 दिन बोला ना तो लोगों को लगता है 60 दिन ना 2 महीना है अपने पास. तो 2 महीना मतलब क्या ड्यू डेट हो गया अपना? 30th नवंबर हो गया. पेनल्टी चालू. 30th नवंबर को अगर आप फॉर्म भरोगे पेनल्टी आपकी चालू हो जाएगी. यू माइट हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आरओसी नोटिस. आरओसी आपको नोटिस भेजेगी कि आपने फॉर्म फाइल करने में 1 दिन का डिले किया. अब आप जस्टिफाई करो आपने डिले क्यों किया. आप बोलोगे अरे आपने 60 दिन बोला ना, मतलब 2 महीना होता है, मतलब क्या होगा? 30 नवंबर होगा ना हमारा ड्यू डेट. आरओसी बोलता है ये किसने बोला? 60 दिन बोला तो आपको गिनती आती है कि नहीं आती है? यू शुड नो ना हाउ टू काउंट एंड फ्रॉम वेयर टू काउंट. तो आपके 60 दिन जब आप कैलकुलेट करोगे इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1st ऑफ अक्टूबर एंड वहां से जिस दिन पे 60th डे आ गया ना दैट इज योर लास्ट डेट. इसका क्या मतलब है? आप 1 अक्टूबर को फॉर्म पैस 6 नहीं भर सकते हो. कैन यू फाइल फॉर्म पैस 6 ऑन 1st ऑफ द अक्टूबर? कैन यू फाइल ऑन द 10th ऑफ द अक्टूबर, 15th अक्टूबर, 30th अक्टूबर, 1st नवंबर? कैन यू फाइल 1st नवंबर, 15th नवंबर, 20th नवंबर, 25th नवंबर? तो आप ड्यू डेट का क्यों वेट कर रहे हो कि हम 30 तारीख को ही फॉर्म भरेंगे? एंड यू नो ना देयर इज अ ग्लिच, बिकॉज हम सारे फॉर्म फाइलिंग कहाँ करते हैं? ऑनलाइन करते हैं. हम इंटरनेट का यूज करते हैं. लास्ट मोमेंट पे तो सभी आते हैं फॉर्म भरने के लिए. देन व्हाई आर यू वेटिंग टिल 30th और 29th नवंबर कि हम तो एकदम लास्ट डेट पे फॉर्म भरेंगे? लगाओ पेनल्टी. अभी लगेगी तुमको पेनल्टी. यू कैन नॉट से कि नहीं मेरे पर पेनल्टी मत लगाओ, आरओसी है. और अगर आप जाके रीड करोगे आरओसी के ऑर्डर, देखो कितनी कितनी हेवी हेवी पेनल्टी लगा रही है आरओसी. छोटी छोटी चीजों के लिए पेनल्टी लगाना चालू किया आरओसी ने. मतलब आरओसी स्ट्रिक्ट बनती जा रही है. आप अगर आरओसी से पंगे लोगे तो आरओसी आपको छोड़ेगी नहीं. इतना याद रखना है खाली हमको. सो वी हैव टू एंश्योर दैट हमारे जितने भी क्लाइंट्स है, अगर क्लाइंट डिले कर रहा है डेटा देने के लिए, सो वी कैन एक्सक्यूज कि हाँ क्लाइंट ने डेटा डिले दिया हुआ है, तो हम क्लाइंट, वो ऑब्लिगेशन तो क्लाइंट के ऊपर आ गया ना, हम क्यों अपने सर के ऊपर वो ऑब्लिगेशन लेंगे? अगर क्लाइंट डेटा देने के बाद भी फॉर्म आपने डिले फाइल किया, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? करेक्ट ना? सो वाई टू वेट टिल द लास्ट मोमेंट? अगर 60 दिन का टाइम दिया है गवर्नमेंट ने, आरओसी ने, कि आप फॉर्म फाइल करो आराम से, सो यू शुड बी डूइंग इट एज अर्ली एज पॉसिबल ना. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फाइल करो. वाई आर यू वेटिंग फॉर द लास्ट मोमेंट? सो for this particular period, the period which is starting from 1st April 24 to 30th September 2024, your due date of filing form PAS 6 is 29th of November of whatever financial year it is. ठीक है. अब सेकेंड बात करते हैं. अब मेरा सेकेंड हाफ चालू हो गया, सेकेंड हाफ फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया, विच इज फ्रॉम 1st October 2024 till 31st March 2025. Now you tell me what will be the due date?
नो कन्फ्यूजन? 29 मई का कन्फ्यूजन? इधर 29 नवंबर है तो वहाँ पे 29 में आना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि आपका 31 मार्च पे पीरियड एंड हो रहा है। 60 दिन बोला तो 30 अप्रैल के दिन हो गए और मई के भी कितने दिन हो गए? 30 दिन हो गए। तो मई मंथ कितने दिनों का होता है? 31 का। तो 31 पे नहीं लेके जाओगे आपके लिए, 31 तक का ड्यू डेट है क्योंकि मई मंथ है। नहीं, हम मंथ के हिसाब से नहीं चलती, हमारे आरओसी पोर्टल मंथ के हिसाब से आपका पेनल्टी नहीं काउंट करती है, वो बोलती है डेज। आपने इतना डिले किया, हम इतना पेनल्टी लगाएंगे। 60 डेज में फाइल होना था तो हियर योर ड्यू डेट विल बी 30th of May of 2025 और वॉट एवर फाइनेंशियल ईयर इट इज गोइंग ऑन। इज इट क्लियर? सो ये आपको भरना पड़ेगा। ये फॉर्म के आपके ड्यू डेट्स हो गए। अब एप्लीकेबिलिटी, अब एप्लीकेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा ना कि भाई मेरी कंपनी या मेरे जो क्लाइंट कंपनी है उनको एप्लीकेबल भी है क्या ये फॉर्म? वाई शुड आई टेक टेंशन ना? सबको तो भरना नहीं होगा ये फॉर्म, कुछ ना कुछ तो लोग होंगे या कैटेगरी ऑफ कंपनीज होंगी जिनके ऊपर ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगा। देन हु आर दे, वो हमको देखना है। So it applies to all unlisted public companies that issue shares in accordance with Rule 9A of the company's prospectus and allotment securities. So there is some rule known as Rule 9A. आप लोग को टाइम मिलेगा तो प्लीज़ रीड कर लो MCA पोर्टल पे। अपनी कंपनीज एक्ट के बुक, कंपनी एक्ट के जो रूल्स है, रेलेवेंट रूल्स है, सारे के सारे अवेलेबल है। आप जाके उसको रीड कर सकते हो कि रूल 9A में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप रूल 9A के हिसाब से शेयर्स को इशू करते हो देन येस इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू फाइल फॉर्म पास 6। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? आप क्या होने चाहिए? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होने चाहिए। कहीं भी आपने ये वर्ड पढ़ा प्राइवेट कंपनी, कहीं भी आपने ये वर्ड पढ़ा लिस्टेड कंपनी नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को रूल 9 एप्लीकेबल नहीं है। लिस्टेड कंपनी को सेबी के इतने सारे रेगुलेशंस है कि ये उनका कवर अप हो जाता है। सो दे आर नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन टू फाइल द फॉर्म पास 6। So all the unlisted public company that issue shares in accordance with Rule 9A of the company's rule, however, following unlisted public company need not to file PAS 6. अब कुछ कंपनीज का ये क्या दे दिया है? एक्सेप्शन दे के रखा हुआ है। एक्सेप्शन मतलब these companies are, though they are public company, they are exempted to file the form PAS 6. मतलब आप हो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बाय लॉ पहला लाइन पढ़ के हमको ये समझ में आता है कि आपके ऊपर भी फॉर्म पास 6 फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। फिर लॉ ने खुद ने बता दिया कि नहीं आप लोगों के ऊपर ये रिक्वायरमेंट नहीं है, यू डू नॉट फाइल दिस फॉर्म। कौन है वो कैटेगरी, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी? तो सबसे पहला है निधि कंपनी। अगर आप लोगों ने निधि कंपनी हमारे ऑफिस में रह के काम किया रहेगा तो यू माइट बी नोइंग निधि कंपनी इज ऑलवेज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब जब निधि कंपनी होती है तो निधि कंपनी हर दिन ऑलमोस्ट शेयर इशू करती है। एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस दे इशू शेयर्स। तो उनका रिकंसिलिएशन करना विल बी वेरी हैक्टिक, और उसी के साथ साथ उनको शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट करने का भी ऑब्लिगेशन नहीं है। सो दे आर एग्जेम्प्टेड। कि आप हो पब्लिक कंपनी नो डाउट, लेकिन हम आपको छूट दे के रख रहे हैं कि आप फॉर्म पास 6 फाइल मत करो, क्योंकि आपके शेयर्स का रिकंसिलिएशन करना, उसको फाइल करना, उसका डेटा गैदर करना, इट विल बी अ वेरी हैक्टिक जॉब। और दूसरा, निधि कंपनीज को डीमैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। तो ये वाले जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं पास 6 फाइल करने के, ये बेसिकली उनके लिए हैं जिनके शेयर्स को कंपलसरी डीमैट में कन्वर्ट करना है, उनको ही ये एप्लीकेबल है। सो निधि कंपनीज को एग्जेम्प्ट कर दिया। देन कम्स द गवर्नमेंट कंपनी। डू यू गाइज नो हु इज गवर्नमेंट कंपनी? हाँ, गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी, मैं बता देती हूँ, टेंशन हो, ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का होल्डिंग या गवर्नमेंट का स्टेक मोर देन 51% है, मोर देन 51%। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है या स्टेट गवर्नमेंट किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करता है, परचेज करने के बाद गवर्नमेंट का जो राइट है वो मोर देन 51% का हो गया, सो इट बिकम्स अ गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी को भी एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है कि गवर्नमेंट कंपनी को फॉर्म पास 6 भरने की जरूरत नहीं है।
एंड लास्ट कम्स होली ओन्ड सब्सिडियरी. होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी का मतलब है अगर ये एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, इसने ABC कंपनी में, ABC लिमिटेड में इसने XYZ लिमिटेड ने 100% शेयर्स परचेस किया है ABC लिमिटेड का, तो ये ABC लिमिटेड क्या बन गई? होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी बन गई. तो इस होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी को भी PAS 6 का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसकी जो मदर एंटिटी है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है, दे आर गोइंग टू फाइल द फॉर्म PAS 6, नॉट दिस कंपनीज. सो ये 3 कंपनी को क्या दिया है? एग्जेम्पशन दिया हुआ है. इन 3 कंपनी को छोड़ के बाकी जितनी भी कंपनीज है सबको, जितनी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है उन सबको क्या, कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल है? PAS 6 फाइल करने के एप्लीकेबल है प्रोविजन. ये ठीक है. देन कम्स 2 मोर टाइप ऑफ कंपनीज विच आई विल नॉट टेक इट अप टुडे, जिनको PAS 6 की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. हेलो, फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में सुना है? हाँ. व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी? Pharma producer company is a company in which the members of the company are farmers and they are involved into agricultural activities or producer activity. They are known as pharma producer company. What do you think? Form PAS 6 की requirement उनको applicable होगी? One more company, Section 8 company is there. Section 8 company is there. Section 8 company, pharma producer company can be private company, can be public limited company. That's an absolute liberty has been given to the shareholder and the director कि आपको private company रहना है या public company रहना है. What do you think, Section 8 company को ये वाले provision, PAS 6 वाले provision applicable होंगे? Are they excluded here? नहीं, exclude नहीं किया है. तो अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी या आपकी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी को रूल 9A एप्लीकेबल होता है, इफ टू योर फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी और टू योर सेक्शन 8 कंपनी रूल 9A इज एप्लीकेबल, देन डेफिनेटली दे हैव टू गो फॉर फाइलिंग ऑफ PAS 6. नहीं एप्लीकेबल है रूल 9A तो यू आर फ्री, यू डोंट हैव टू फाइल एनीथिंग. समझ में आ गया आप लोगों को? चलो, तो ये ड्यू डेट लिखा हुआ है फॉर्म PAS 6 का, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कौन से पीरियड के लिए कौन सा ड्यू डेट है. अब यहाँ पे फी लिखी हुई है कि PAS 6 फाइल करने की फी देखो बहुत ही नॉर्मल है. अगर आपका नॉमिनल शेयर कैपिटल, व्हेन आई से नॉर्मल शेयर कैपिटल, यू हैव टू कंपेयर इट विद द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. अगर आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल लेस देन 1 लाख रुपीज का है तो फीस विल बी ओनली 200 रुपीज. अगर अप टू 5 लाख रुपीज है, सॉरी अप टू 4,99,999 रुपीज का शेयर कैपिटल है, देन इट विल बी 300. अकॉर्डिंगली इट विल इंक्रीज. तो मैक्सिमम फीस कितनी है? 600 ना. अगर आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 करोड़ या उससे ज्यादा होता है, देन यू हैव टू पे 600 रुपीज का फी टू द ROC. दैट्स ऑल. छोटा फीस है. हाँ, लेकिन अगर आप डिले करते हो तो मैंने बोला आप डिले भी कर सकते हो ना. आपको लगेगा 30th ड्यू डेट है आप, और आपने 30th को फॉर्म फाइल किया, देन कितना दिन से आपने डिले किया उसके बेसिस पे ना आपका लेट फी एप्लीकेबल होगा. लेट फीस, इट्स नॉट पेनल्टी. पेनल्टी तब आएगी जब ROC नोटिस देके आपके ऊपर पेनल्टी क्या करेगी? अप्लाई करेगी. लेट फीस है. लेट फीस मतलब क्योंकि आपने इतना डिले किया ना फॉर्म फाइल करने के लिए, तो वो डिले का फीस आपको भरना पड़ेगा. तो अगर आपने 1 महीना 30 दिन का डिले किया तो 2 टाइम्स. तो अगर आपका फीस 600 है तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 1200 विल बी योर लेट फीस प्लस 600 आपका ओरिजिनल फीस. तो टोटल कितना हो गया? 1800. समझ रहे हैं आप लोगों को? तो ओरिजिनल फीस तो जो है वो आपको देनी ही पड़ेगी, प्लस ये जो एडिशनल फीस है ये ऐड होते रहेगा. तो मैक्सिमम अगर आपने मोर देन 180 डेज का डिले किया तो 180 डेज मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ होता है. इफ यू डिले फाइलिंग ऑफ फॉर्म PAS 6 बाय मोर देन 180 डेज तो आपका लेट फीस कितना हो जाएगा पता है? ओनली 12 टाइम्स. सो 600 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आएगा? 7200. आई थिंक इट विल कम 7200 प्लस 600 टोटल कितना? दैट्स ऑल ना. गुड ना. लेट फी इतना ही आएगा, इसके ऊपर आपको लेट फी नहीं आएगा. एंड देन देर आर सर्टन फॉर्म्स ऑफ ROC, AOC 4 and MGT 7. डोंट फाइल
डिले इट मोर देन 180 days, मोर देन 365 days, मोर देन 500 days, जितना डिले कर सकते हो यू डिले। आरओसी की पेनल्टी कितनी है बताओ मुझे फॉर लेट फाइलिंग ऑफ फॉर्म AOC4 एंड MGT7? 100 रुपीज पर डे। तो सोचो अगर आप 500 डेज का डिले करोगे ना, 500 डेज मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया? 50,000 यू आर गोइंग टू पे एज अ लेट फी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ROC फॉर्म्स। ये एनुअल फॉर्म से। एंड देर इज वन मोर फॉर्म, आप लोगों ने उसका वीडियो देखा रहेगा, DIR 3 KYC, जहाँ पे हम डायरेक्टर्स की KYC करते हैं। फर्स्ट टाइम करना है तो छोटा सा फॉर्म होता है, भर दो, हो गया। सेकंड टाइम में तो वेब KYC करो, ज़्यादा मेहनत ही नहीं, खाली OTP ऐड करनी है तुमको उसमें, बराबर ना। यू डिले द फाइलिंग बाय 1 day एंड सी द कॉन्सिक्वेंसेज, मज़ा आ जाएगा। फिर आप 1 day का डिले करो, 1 month का डिले करो, 1 year का डिले करो, 5 year का डिले करो, डजेंट मैटर टू ROC। योर स्टैंडर्ड पेनल्टी इज ऑफ लेट फी इज 5,000 रुपीज। तो लगे एक दिन का डिले किया 100 रुपया लेगा, तो समझ में आता है कि एक दिन का डिले किया 100 रुपया, एक दिन का डिले किया 5,000 रुपीज वी हैव टू पे टू ROC, एंड देर आर मेनी डायरेक्टर्स हु आर पेइंग इट। सोचो ROC के पास कितने पैसे आ रहे हैं, दे आर अर्निंग ह्यूज, है ना। ऐसे लोग अगर पेनल्टी देना चालू करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट कभी गरीब नहीं रहेगी, उनके पास पैसे ही पैसे आएंगे, फिर बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेंगे वो लोग, फिर रोड भी बनाएंगे, स्कूल भी बनाएंगे, हॉस्पिटल भी बनाएंगे, सब करेंगे। यू स्टार्ट पेइंग पेनल्टी, लेट द गवर्नमेंट बी रिच। So whenever you are doing ROC compliance, or you are in a compliance division, or you are in a compliance team, or you are in a CS firm, it's at most important that you follow the deadlines. एक दिन से deadline अगर आपने गायब किया, so the consequences will be huge, and the company directors and the promoters are going to pay for it, and sometimes professionals are also going to pay for it. So we have to be very 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 careful for these things. ठीक है, तो ड्यू डेट आपको अच्छे से याद रखनी है, इसके लिए अपने पास ड्यू डेट कैलेंडर होना चाहिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि इस दिन पे क्या डेट, क्या फॉर्म हमको भरना पड़ेगा, नहीं भरा तो पेनल्टीज कितनी होने वाली है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आपको फॉर्म PAS 6 भरना है तो देयर हैज टू बी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। ओके, दीज थिंग्स यू शुड बी हैविंग टू फाइल द फॉर्म PAS 6। सबसे पहला क्या लिखा है? ISIN फॉर ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी। डू यू नो व्हाट इज सिक्योरिटी? देयर इज अ लॉ, सेक्रा लॉ, जिसके अंदर सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है बहुत ही डिटेल में, बहुत डिटेल में। बॉन्ड, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, एवरीथिंग हैज बीन इंक्लूडेड इन द टर्म सिक्योरिटी। अपने को अभी दो चीज़ें समझ में आती है, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। इतना कम से कम समझ में आता है। लेट मी टॉक इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अब जब मैं इक्विटी शेयर बोलती हूँ या प्रेफरेंस शेयर बोलती हूँ तो इफ़ यू गाइज हैव ऑब्जर्व्ड, अपने हमारे पास जितने भी क्लाइंट है, एवरीबडी इज हैविंग इक्विटी शेयर्स ओनली, दे आर नॉट डाइवर्स्ड इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो अपनी जिम्मेदारी और इजी हो गई। सो अगर आप ऐसी एंटिटी हो जिसके ऊपर रूल 9A एप्लीकेबल है, आप ऐसी कंपनी हो जिसके ऊपर रूल 9A एप्लीकेबल है, तो इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू टू ऑब्टेन ISIN नंबर फ्रॉम डिपॉजिटरीज। इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज है, एक CDSL है, एक NSDL है। इन दोनों में से किसी भी डिपॉजिटरीज को आप चूज कर सकते हो थ्रू एनी ऑफ द DP, एंड यू हैव टू ऑब्टेन ISIN नंबर। इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर इज द फुल फॉर्म फॉर ISIN। सो अगर आपको PAS 6 भरना है, विदाउट दिस ISIN नंबर यू कैन नॉट फिल द फॉर्म। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये ISIN कब मिलेगा आपको? जब देयर इज एन obligation on the company to have the shares of the shareholder or member in the demat form। तो जब शेयर होल्डर्स के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उनके शेयर्स को उन्हें कन्वर्ट करवाना है डीमैट में, उनके शेयर्स डीमैट में ही होने चाहिए, डीमैट अकाउंट में। सबको पता ना डीमैट अकाउंट क्या होता है? उनके शेयर्स डीमैट अकाउंट में ही होने चाहिए। अब शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में होंगे तो इसका ये मतलब है कंपनी का ISIN नंबर है। कंपनी का ISIN नंबर अपने को डिपॉजिटरीज देता है। द कंपनी हैज टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर ISIN नंबर एंड द डिपॉजिटरी विल गिव द ISIN नंबर टू द कंपनी। आपकी हर एक टाइप की सिक्योरिटी के लिए अलग अलग ISIN नंबर आता है।
तो अगर हमारी इलीट गुरुकुल कंपनी है, से फॉर एग्जांपल इलीट गुरुकुल में 2 टाइप के शेयर है, एक इक्विटी है और एक प्रेफरेंस है, तो इलीट गुरुकुल लिमिटेड को 2 ISIN लेना पड़ेगा, एक इक्विटी शेयर के लिए लेना पड़ेगा और एक प्रेफरेंस शेयर के लिए लेना पड़ेगा। उसमें अगर उनके इक्विटी में फर्दर बाइफर्केशन है ना, इक्विटी विद डिफरेंट राइट, इक्विटी विद डिफरेंट राइट, तो उनको हर एक ये वाली इक्विटी के लिए भी, ये वाली इक्विटी के लिए भी अलग से ISIN लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो जितने टाइप की सिक्योरिटीज है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में, हर टाइप की सिक्योरिटी के लिए आपको क्या लेना है? ISIN नंबर लेना है। ठीक है, सो ISIN फॉर ईच टाइप ऑफ सिक्योरिटी पहला रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ISIN होना चाहिए। दूसरा, डिटेल्स अबाउट द कंपनीज कैपिटल, कैपिटल में सारे टाइप के कैपिटल का डिटेल्स आ जाएगा। फिर शेयर्स आपने किसके पास, कौन सा CDSL के पास रखा है, CDSL के पास है या NSDL के पास है, कितने शेयर्स आपके डीमैट में हैं, कितने शेयर्स आपके फिजिकल फॉर्म में है, ये आपको क्या करना है? रिकंसाइल करना है। और अगर कोई डिफरेंस है कैपिटल में तो उसका रीजन आपको बताना है ROC को कि ये रीजन की वजह से डिफरेंस है। छुपाओ मत कि नहीं 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 हमारा सब परफेक्ट है, परफेक्ट है। हाँ, ROC जब आना चालू करेगी ना कंपनी के अंदर में तो मालूम पड़ेगा, ROC एक एक पुट्टा ऐसा खोल के दिखेगी, हाँ क्या है इसके अंदर। सो यू हैव टू बी वेरी ओपन विद द ROC। और आप अगर कोई रीजन होता है डिफरेंस क्रिएट होने का, देन यू हैव टू गिव द रीजन प्रॉपरली कि ये रीजन है, इसके लिए हमारे शेयर कैपिटल में डिफरेंस आ रहा है। डिटेल्स ऑफ द चेंजेस इन द शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द हाफ ईयर इन द फॉर्म ऑफ बोनस इशू, राइट इशू, ESOP, प्राइवेट प्लेसमेंट, कन्वर्जन, अमालगमेशन, कैपिटल रिडक्शन, बायबैक, फॉरफीचर एंड अदर्स। ये अलग अलग वेरियस है, अलग अलग मेथड्स है जिसके थ्रू आपके शेयर चेंज होते हैं। कभी बढ़ता भी है, कभी कम भी होता है, कभी ज़्यादा होता है तो कभी कम हो जाता है। मतलब पहले मेरे पास 1 लाख शेयर थे, अब अचानक से मेरे पास 10,000 शेयर हो गए। कैसे हो गए? मैंने रिडक्शन कर दिया मेरे शेयर कैपिटल का, मैंने बायबैक कर लिया शेयर्स का। पहले मेरे पास 1 लाख शेयर थे, अब मेरे पास 10 लाख शेयर हो गए। कैसे हो गए? मैंने अमालगमेट कर लिया दूसरी कंपनी के साथ, मैंने बोनस इशू लेके आ गई, मैंने कुछ भी किया। मैं कुछ भी करूंगी, कोई भी मैं कॉर्पोरेट एक्शन लूंगी तो मेरे शेयर्स क्या होंगे? चेंज होते रहेंगे। तो वो चेंज हुआ है ना, तो क्यों चेंज हुआ है आपको बता देना है। ओके, मेरा पहले 10 लाख का कैपिटल था, फिर मैंने क्या किया? 2 लाख का अलॉटमेंट किया, फर्दर अलॉटमेंट किया, अब मेरे पास कितना कैपिटल हो गया? 12 लाख। सिंपल है कि नहीं है? तो जो भी आप मैथ्स पढ़ते हो ना, प्लस और माइनस वाला, आपको वही अप्लाई करना है। पहले x नंबर रहेगा, आपने x में ऐड किया, x तो कितना हो गया? 2x हो गया। यही करोगे। अगर आपने माइनस किया x तो कितना हो गया अभी? बस यही तो आपको बताना है, कितना ऐड हुआ, कितना लेस हुआ, यही बताना है। इसलिए कि खाली आपको रिपोर्टिंग करनी है ROC को थ्रू फॉर्म पास 6। समझ रहे हैं आप लोगों को? गुड। फिर आपको शेयर की डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि भाई डायरेक्टर्स ने कितने शेयर्स लिए हैं, प्रमोटर्स के पास कितने शेयर्स है, KMPs के पास कितने शेयर्स है, और उनके शेयर्स जो है वो फिजिकल है या डीमैट फॉर्म में है। देखो, अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझा है फिजिकल और डीमैट अकाउंट क्या होता है, तो लेट मी गिव अ वेरी बेसिक एग्जांपल। आप लोगों के पास कैश होता है, कैश अगर आपके जेब में है तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल शेयर्स बोलेंगे। फिजिकली आपके पास अवेलेबल है, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप क्या करोगे? जेब में हाथ डालोगे, पैसे निकालोगे और दे दोगे। करेक्ट? अभी यही पैसे आपने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके रखा है, मतलब अब आपको अगर कैश देना है तो आपके पास कैश देने के लिए नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंट ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। फिर आप गूगल पे, फोन पे या अलग अलग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पेमेंट के आप वो यूज़ करते हो कि नहीं? तो आपके पैसे अगर आपके पास फिजिकली अवेलेबल है, आपकी जेब में, आपकी वॉलेट में अवेलेबल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल शेयर्स, फिजिकल मनी। आपके पैसे आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं, अपने ही अकाउंट में डिपॉजिट किए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिजिटल मनी। बराबर ना? तो अगर शेयर्स आपके हाथ में, शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी आपके पास आपके कबर्ड में पड़ी हुई है, तो आपके पास क्या है? फिजिकल शेयर्स है। तो जो कंप्लायंस टीम में काम करते हैं उनको पता है, हम जब कंपनी बनाते हैं तो वी प्रिंट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ शेयर सर्टिफिकेट एंड वी हैंडेड ओवर टू द क्लाइंट कि सर ये शेयर सर्टिफिकेट है आपके, प्लीज अपने कस्टडी में रखिए साइन करके। बराबर कि नहीं? ऐसा ही होता है। और जब यही शेयर्स को आपको डीमैट में, डीमैट मतलब डिजिटल अकाउंट, डिजिटल सिक्योरिटीज अकाउंट आपको रखना पड़ेगा, तो जब यही सर्टिफिकेट आप डीमैट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दोगे तो वो आपके फिजिकल शेयर को डिजिटल शेयर में कन्वर्ट कर देगा, उसको हम बोलते हैं डीमैट।
ठीक है, अभी क्लियर है आप लोगों को? तो अब आपको ट्रांसफर करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, अपने अकाउंट में ऐप, मोबाइल में ऐप ओपन करना होगा, डिटेल्स भरनी होंगी और देन यू कैन ट्रांसफर। ऐसा निकाल के कबर्ड में से आप ट्रांसफर नहीं करोगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, तो ये डीमैट और फिजिकल शेयर्स होते हैं। The details of total number of DMAT requests confirmed after 21 days and DMAT requests pending beyond 21 days with the reason for such delay। अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आया है डीमैट के लिए तो आपको बताना है पीरियड ऑफ डिले। रिक्वेस्ट आया है, अभी तक 21 डेज हुआ, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्यों नहीं लिया? रिक्वेस्ट आया डीमैट में शेयर्स करने के लिए, मोर देन 21 डेज हो गया, अभी तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्यों नहीं लिया? उसका आपको खाली रीज़न देना है। ये समझ में आ रहा है? बहुत ही छोटा फॉर्म है, 2 से 3 पेज का फॉर्म है। बस आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने आने चाहिए एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भरते हो। ये ठीक है? ये समझ में आ गया? सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन विच यू शुड बी हैविंग विथ यू वाइल फाइलिंग फॉर्म पास 6। अब ऑनलाइन जाके देखो, मैं दिखाऊँ मैं आपको कैसे फॉर्म होता है, दिखता कैसे है। चलो पहले जाके आपको क्या करना है, पोर्टल पे लॉगिन करना है। ये लिखो मत, क्यों लिख रहे हो? ये इतना सब लिखना नहीं होता है, पोर्टल पे लॉगिन करना है, इतना तो सेंस होना चाहिए। अभी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तभी फॉर्म दिखेगा। MCA सर्विसेज पे आपका कर्सर लेके जाना है, क्लिक नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कर्सर लेके जाना है। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, फिर यहाँ जाके आपको कंपनी फाइलिंग पे देखना है, अगेन कर्सर लेके जाना है, क्लिक नहीं करना है। जब यहाँ पे लेके जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की देखो सर्विसेज दिख रही है आप लोगों को सर्विसेज? हाँ, बहुत अलग अलग सर्विसेज है। यहाँ पे आपको कंप्लायंस सर्विसेज में दिख रहा है, यहाँ पे पैस 6 दिख रहा है। क्या लिखा है पैस 6 के आगे? रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल एंड ऑडिट रिपोर्ट। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, क्लिक करते ही फॉर्म मेरे सामने क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही फॉर्म ओपन हो गया तो ये फॉर्म हम क्यों भर रहे हैं, कौन से रूल्स के अंडर में भर रहे हैं, यहाँ पे आपको लिख के दिया है वो कि आप कौन से रूल्स के अंडर में ये फॉर्म भर रहे हो। अगर आपको फॉर्म भरने के पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जाननी है कि भाई कैसे दिखता है फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन किट है, आप इस पर क्लिक करोगे तो इंस्ट्रक्शन किट आएगा और उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है। यू कैन रेफर दैट एंड यू कैन फिल द फॉर्म, विल बी ईजी। ओके, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो बाय डिफॉल्ट हम कौन सा लैंग्वेज में फॉर्म भरते हैं, सारा का सारा, क्योंकि हिंदी हमारे सर के ऊपर से जाने वाला है। क्योंकि व्हेन वी से हिंदी लॉ को हिंदी में पढ़ना, इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हिंदी के जो शब्द होंगे ना उसकी मीनिंग हमें नहीं पता चलेगी कि एग्जैक्टली लिखा क्या है। सेक्शन बोल देते तो कितने क्लिक हो जाता है ना, सेक्शन मतलब हाँ पता है क्या है, रूल्स मतलब हाँ पता है क्या है, उसका हिंदी वर्जन प्रोनाउंस भी शायद करने नहीं आए। करना क्या, अगर आपकी इच्छा रहेगी तो आप देख सकते हो एक बार करके। अब देखो जब यहाँ पे फॉर्म ओपन हो गया, अब ये फॉर्म ओपन हो गया मेरा, देखो बहुत बड़ा फॉर्म नहीं है, बस ये 2 पेज का फॉर्म है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे कंपनी का सिन नंबर डालना है। यू गाइस आर अवेयर सिन नंबर कहाँ से मिलता है, पता है आप लोगों को? मास्टर डेटा पे जाओगे, चेक करोगे, आपको कंपनी का सिन नंबर मिल जाएगा। सिन नंबर यहाँ पे आपको, अगर आपको पता है तो यू हैव टू कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। नहीं पता है तो कंपनी का नाम पता है तो जस्ट गो एंड टाइप द कंपनी नेम। कंपनी का नाम जब आप सर्च करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सर्च करके जो भी मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे उस सिमिलर नाम की कंपनीज के, आपकी जो कंपनी आप उसको सिलेक्ट करना है और क्लिक करना है, तो यहाँ पे कंपनी का सिन नंबर आ जाएगा। ये ठीक है? जब आप कंपनी का सिन नंबर डालोगे ना तो कंपनी का नाम, एड्रेस और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली आएगा। एंड इफ यू विश टू चेंज एनी ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये ब्लॉक्ड इन्फॉर्मेशन है, ये प्री फिल होके आएगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। इज इट क्लियर? देन अब यहाँ पे क्या पूछा है, पीरियड ऑफ फाइलिंग, कौन से पीरियड के लिए फाइल कर रहे हो, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे आपको जाना है ऑप्शन और अपना जो भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर होगा दैट यू हैव टू सिलेक्ट। मैंने यहाँ पे पहला डेट डाला, सेकेंड डेट वो ऑटोमेटिकली ले लिया। इतना इंटेलिजेंस है इसके अंडर में। तो आप 30 अक्टूबर डाल के आओगे तो लेगा ही नहीं वो, क्योंकि उसको पता है 6 महीना मतलब इतना ही होता है। ठीक है? देन अब यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर और क्लासेस ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी, कितने क्लास के सिक्योरिटी, कितने क्लास ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटीज की आप रिपोर्टिंग कर रहे हो। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी 10, नॉट 10,
इट कैन बी 10, वॉट एवर इट इज, जितनी भी आप रिपोर्टिंग करने वाले हो उतना नंबर यहाँ पे आपको डालना है. इफ इट इज 1 यू जस्ट मेंशन 1 हियर. ठीक है. देन यहाँ पे क्या पूछा है, टाइप ऑफ सिक्योरिटी, इक्विटी है कि प्रेफरेंस है, तो जो भी है आपको सिलेक्ट करना है. क्लास ऑफ शेयर्स, कभी कभी हर कंपनीज में अलग अलग क्लासेस ऑफ शेयर्स होते हैं, उन्होंने नाम देके रखा है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, जो भी है यहाँ पे आपको मेंशन करना है. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इज ISIN नंबर. ये हर कंपनी के हर सिक्योरिटी के लिए यूनिक नंबर होता है जो आपको डिपॉजिटरी अलॉट करता है, वो आपको यहाँ मेंशन करना है. आप बोलोगे नहीं करते, बिना ISIN के फॉर्म को फाइल करते, पॉसिबल है क्या? तुमको दिख रहा है ये मैंडेटरी वाला स्टार? हाँ, तो ये पॉसिबल है ही नहीं आपको विदाउट ISIN नंबर, तो आपको ये भरना ही पड़ेगा. फिर यहाँ पे क्या दिखा है, नंबर ऑफ शेयर्स की बात चल रही है और परसेंटेज ऑफ टोटल इशूड कैपिटल. नंबर ऑफ शेयर्स उसका परसेंटेज, हेल्ड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म इन CDSL. तो आपके कितने शेयर्स CDSL में है? से फॉर एग्जांपल अगर 100 शेयर्स CDSL में है तो यहाँ पे 100 लिखोगे. टोटल शेयर का कितना परसेंटेज है वो लिखोगे. अगर 1 लाख शेयर है, 1 लाख में का 100 शेयर CDSL में है तो परसेंटेज पे कितना आएगा? 1% ही आएगा मेरे ख्याल से, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं. NSDL में कितना है? NSDL में 90,000 शेयर्स है, तो यहाँ पे 90,000 मेंशन करोगे और यहाँ पे आपका परसेंटेज 90% मेंशन करोगे. कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं अभी भी उन्होंने शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट नहीं किया है, तो वो कितने लोग हैं, उनके शेयर्स कितने हैं, वहाँ पे नंबर डालने हैं और उनका परसेंटेज यहाँ पे निकालना है. तो यहाँ पे टोटल में आपको टोटल कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना आपका वो आ जाएगा, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स कितने वो आ जाएंगे और उसका परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको अलग अलग बाइफर्केशन दिया है. मेरे कंपनी का CDSL में कोई भी होल्डिंग नहीं है तो लिखूँ यहाँ पे ज़बरदस्ती नंबर 1 2 4 नहीं, देन व्हाट शुड आई मेंशन? 0. बराबर. कंपनी का NSDL में 100% होल्डिंग है तो पूरा का पूरा शेयर्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे. यस. फिजिकल में 0 है तो 0 लिख दो. ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने ISIN ले तो लिया लेकिन मेंबर्स ने अभी तक शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट नहीं किया है, तो मेरे CDSL में कितने शेयर्स हैं? 0. NSDL में कितने शेयर्स हैं? फिजिकल में कितने शेयर्स हैं? पूरे. हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है. तो जो भी है आपको एक्यूरेट रिपोर्टिंग करनी है. CDSL, NSDL, तो टोटल अगर 10 लोगों ने CDSL में तो 10 लोगों का शेयर कितना होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. ठीक है. सो ऐसे आपकी ये रिपोर्टिंग हो जाएगी. अब यहाँ क्या पूछा है, रीजन फॉर शेयर्स इन द फिजिकल फॉर्म. अगर आपने यहाँ पे नंबर डाल दिया ना 10, 20, 15, 50 जो भी, तो अब पूछेंगे आपको रीजन बता दो कि आपने अभी तक शेयर्स को डीमैट में क्यों है. तो जो भी आपका एक्चुअल रीजन होगा, शेयर होल्डर्स ने कन्वर्ट नहीं किया है, एप्लीकेशन किया है, प्रोसेसिंग के अंडर में जो भी है वो आप यहाँ पे क्या करोगे, रीजन लिख दोगे. क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते हो कि शेयर्स डीमैट में नहीं हुआ तो मैं फॉर्म फाइल नहीं करूंगा. यू हैव टू फाइल द फॉर्म, अदरवाइज यू विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट. तो उससे अच्छा है कि फॉर्म फाइल करते हैं, जो एक्चुअल रीजन है वो स्पेसिफाई कर देते हैं एंड देन फिनिश इट ऑफ ना. आगे जाके अगर ROC ने पूछा कि आपके शेयर होल्डर ने शेयर्स क्यों नहीं कन्वर्ट किया अभी तक डीमैट में, तो वी विल से कि वी विल कॉल द शेयर होल्डर, यू आस्क देम डायरेक्टली व्हाई दे हैव नॉट कन्वर्टेड इट. हमने तो उनको बहुत पहले बता के रख दिया है कि शेयर्स कन्वर्ट करवा लो, उन्होंने नहीं किया. इट कैन बी एनी रीजन. कोई बुढ़ा इंसान है नहीं किया शेयर्स कन्वर्ट, उसको पता है अगले साल मरने वाला है वो, उसके बाद इतने रिसोर्सेज नहीं है, उतना स्किल्स नहीं है या फिर उतना कैपेबिलिटीज नहीं है कि जाके वो शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट करवा दे, ना ही उसने किसी को बोला. कैन नॉट बी डन एनीथिंग ना. हाँ, तो जो भी रीजन है इसमें लिखते चलो. फिर यहाँ पे क्या है, डिटेल्स इन चेंजेस इन द शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द हाफ ईयर अंडर द कंसिडरेशन एज पर द टेबल बिलो. आपने अगर शेयर इशू किया, शेयर को कम किया, कुछ भी किया आपने जिससे आपके शेयर के नंबर्स चेंज हो गए हैं, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. तो क्या है, नंबर ऑफ द शेयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ये आपका ले लेगा ऊपर से इन्फॉर्मेशन कि कितने शेयर्स आपके टोटल बिगिनिंग में थे, मतलब 1 अप्रैल को कितने शेयर्स थे, NSDL में कितने थे और CDSL में कितने थे, ये यहाँ पे मेंशन कर देंगे. अगर आपने राइट इशू किया है तो कितने शेयर्स आपने दिए वो मेंशन करो, प्राइवेट प्लेसमेंट किया तो वो मेंशन करो, इस आप अमालगमेशन जो भी हुआ यहाँ पे, इसमें से कोई भी एक्शन आपने लिया रहेगा. इट कैन बी एनी ऑफ दिस एक्शन. अगर वो आपने एक्शन लिया है तो यू हैव टू स्पेसिफाई, नहीं लिया है तो नो नीड टू स्पेसिफाई एनीथिंग. सब 0 0 0 करके आप आगे बढ़ोगे. ठीक है. तो मेरा स्टार्टिंग में भी 1 लाख का कैपिटल था, 30 सितंबर को भी 1 लाख का ही कैपिटल था. डू आई नीड टू मेंशन एनीथिंग हियर? ना मेरे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े हैं ना नंबर ऑफ शेयर्स कम हुए, ना शेयर कैपिटल बढ़ा है ना शेयर कैपिटल कम हुआ है. इट हैज़ रिमेन्ड एज इट इज.
तो चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे कुछ नहीं. बट इफ़ यू हैव मेड एनी चेंजेस इन योर शेयर कैपिटल आइदर इन नंबर ऑफ शेयर्स और इन द टोटल अमाउंट यू हैव टू स्पेसिफाई हियर. समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर उसके बाद क्या है, डिटेल्स ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय. प्रमोटर के शेयर्स डीमैट में है क्या? इफ यस तो कितने प्रमोटर के कितने शेयर्स डीमैट में है? तो अगर मानो 10 प्रमोटर थे, 10 के 10 के शेयर्स डीमैट में, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? उनके जितने भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, मानो 1000 रुपीज़ आते हैं तो 1000 रुपीज़ डीमैट, 1000 शेयर्स डीमैट में है. फिजिकल में रहेगा क्या? हो सकता है फिजिकल में होगा किसी किसी प्रमोटर का. तो जिस प्रमोटर का शेयर फिजिकल फॉर्म में है वो कितना शेयर है उसका नंबर यहाँ पे लिखना है. टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दे देगा. फिर डायरेक्टर है, अगर डायरेक्टर के पास भी शेयर है तो वो शेयर उसका फिजिकल में है कि डीमैट में, वो चेक करो. फिजिकल में है तो यहाँ लिखोगे, डीमैट में है तो यहाँ लिखोगे. डायरेक्टर को छोड़ के जो अदर केएमपीज होते हैं, जो सी लेवल ऑफिसर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं जिनके पास शेयर्स है कंपनी के, तो अगेन डीमैट में है तो यहाँ लिखोगे, फिजिकल में है तो यहाँ लिखोगे, नहीं है तो 0 करके आगे बढ़ोगे. सिंपल है कि नहीं है? सो देयर वाज अ वन कॉमन क्वेरी इन द प्रैक्टिकल लाइफ कि मेरे 2 प्रमोटर है, मानो सॉरी यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊंगी, 2 प्रमोटर है और यही 2 प्रमोटर मेरी कंपनी के डायरेक्टर भी है. तो मेरे प्रमोटर के पास शेयर्स हैं, मेरे डायरेक्टर्स के पास भी शेयर्स हैं. हाँ कि ना? समझ रहे आपको दुविधा? 50,000 शेयर प्रमोटर 1 के पास है, 50,000 शेयर प्रमोटर 2 के पास है. टोटल कितना हो गया? 1 लाख शेयर हो गया. अब ये जो 2 प्रमोटर है यही 2 क्या है? कंपनी के डायरेक्टर भी. अच्छा मैं 2 खाली तुमको सिंप्लिसिटी के लिए बता रही हूँ. एक्चुअली पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होते हैं? 7 मेंबर होते हैं. तो खाली 2 सिंप्लिसिटी के लिए रख रही हूँ ताकि आपका कैलकुलेशन हिल ना जाए, क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं तो फिर मैं समझ सकती हूँ आपका मैथ्स भी मेरी तरह वीक है. तो अगर जितने मेरे प्रमोटर है उतने ही डायरेक्टर है और जो प्रमोटर है वही डायरेक्टर है. प्रमोटर के पास शेयर्स है मतलब मेरे डायरेक्टर के पास शेयर्स है, तो मैं उनको कैटेगराइज कैसे करूं? मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे डालूं? प्रमोटर में डालूं या डायरेक्टर में डालूं? दोनों में डालूं? दोनों में डालूंगी तो नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो जाएंगे मेरे, 1 लाख के 2 लाख हो जाएंगे. व्हाट टू डू ना? कंफ्यूजन है कि नहीं है? तो बताओ क्या करना चाहिए? प्रमोटर के पूरा प्रमोटर में होल्डिंग डाल दे, पूरा डायरेक्टर में डाल दे, या फिर 50-50 डिवाइड कर दे, या एक का प्रमोटर में रखते एक का? क्या लगता है आप लोगों को? हाँ हाँ प्रमोटर. ओके, क्या लगता है बाकी लोगों को? डायरेक्टर? जाने दो, किधर भी ना केएमपी में डाल के रख देते, टेंशन ही नहीं. ऐसा करोगे? नहीं. तो इस सिचुएशन में आपको सारी होल्डिंग प्रमोटर्स के नाम के अंडर में दिखानी है. अगर आपका कोई थर्ड पार्टी डायरेक्टर आता है जो नॉन प्रमोटर है और उसने शेयर्स होल्ड किया है तो ये डायरेक्टर की कैटेगरी में आएगा. समझ में आ रहा है? प्रमोटर भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ, मेरे शेयर्स की रिपोर्टिंग हो रही है तो यहाँ पे जाएगी. समझ में आ रहा है? तो मैंने फिजिकल में लिया रहेगा तो फिजिकल में जाएगा, डिजिटल में है मेरे शेयर्स तो डिजिटल में जाएंगे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये एक ध्यान रखना. ये प्रैक्टिकल लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बुक में नहीं लिखा है कि क्या करना चाहिए. फिर उसके बाद क्या है? वेदर द रजिस्टर ऑफ मेंबर इज अपडेटेड. डू यू गाइस नो रजिस्टर ऑफ मेंबर? हम प्रिपेयर करते हैं, अपडेट करते हैं जब जब शेयर ट्रांसफर हो या शेयर अलॉट हो. हाँ, तो अगर अपडेटेड है तो येस लिखना है, नो लिखोगे तो क्या पूछेंगे पता है? लास्ट डेट क्या है जिस दिन आपने क्या किया था? रजिस्टर ऑफ मेंबर को अपडेट किया था. तो हमेशा इंश्योर करना है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर अपडेटेड हो. नहीं होगा तो अपडेट करो और लिखो यस इट इज अपडेटेड. ठीक है? फिर यहाँ पे वो रिक्वेस्ट मैंने आपको बोला था, डीमैट के कुछ रिक्वेस्ट आए हुए रहेंगे, पेंडिंग है 21 डेज, मोर देन 21 डेज, उसका यहाँ पे आप डिटेल डाल दोगे, नंबर ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ रिक्वेस्ट. वेदर देर इज एनी अपॉइंटमेंट ऑफ कॉमन एजेंसी फॉर शेयर रजिस्ट्री वर्क. तो जब भी हम शेयर्स में डील करते हैं या डीमैट में जब डील करते हैं, हम लोग डिपॉजिटरी से कम्युनिकेट करते हैं, तो डायरेक्टली मैं CDSL से बात नहीं कर सकती. आई हैव टू गो थ्रू अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या RTA हम उसको बोलते हैं. तो RTA के थ्रू जाना है. तो ये सारे काम है ना बिना RTA के पॉसिबल ही नहीं होता, सब RTA के थ्रू ही करवाते हैं. तो येस आपका RTA है तो आपको येस करना है, तो आपको उसका नाम लिखना है कि आपका RTA कौन है, कौन आपको असिस्ट कर रहा है शेयर्स को कंपनीज के लिए ISIN भी लेने के लिए और शेयर्स को
डीमैट में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो भी आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या जो भी आपका आरटीए है, आप उसका यहाँ पे नाम मेंशन कर दोगे, वो आपको पता चल जाएगा जब आप इसके ऊपर एक्चुअली काम करोगे। फिर यहाँ पे बोला है कुछ और डिटेल्स डालना है कि आपको अगर जो भी साइनिंग प्रोफेशनल है, जो भी इस फॉर्म को सर्टिफाई करने वाला है, अगर उससे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, रिमार्क देनी है, दैट यहाँ पे आप वो इन्फॉर्मेशन डाल दोगे। कुछ नहीं रहेगा तो ब्लैंक छोड़ोगे, इट इज़ नॉट कंपल्सरी इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू हैव टू रिपोर्ट एनीथिंग यू मेंशन इट हियर, अदरवाइज डोंट मेंशन एनीथिंग हियर। यहाँ पे इतना होने के बाद आपका पेज 1 आपको सेव करना है। सेव करके आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, ठीक है। जब आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो ये वाला पेज, कौन सा पेज है, अटैचमेंट एंड डिक्लेरेशन का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपने अथॉरिटी दिया हुआ है इस फॉर्म को सर्टिफाई करने के लिए, क्या अटैचमेंट है वो आप अटैच कर दोगे। नीचे प्रोफेशनल की डिटेल्स डाल दोगे जो फॉर्म को साइन करने वाला है, जिसकी डीएससी लगने वाली है इसके ऊपर, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट बटन। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे रिव्यू सबमिट करने के पहले आपको रिव्यू का ऑप्शन देगा, जहाँ पे पूरे के पूरे पेज ओपन हो जाएंगे, पूरा फॉर्म स्टार्ट टू एंड ओपन होगा। आपको देखना है कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाएगी या गलत इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो यू हैव टू गो बैक एंड एडिट फॉर्म एंड देन कम फॉर द रिव्यू। वंस द रिव्यू इज डन यू हैव टू क्लिक ऑन द सबमिट बटन। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, इस फॉर्म का पीडीएफ वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाएगा, आपको वेरीफाई करना है, सब चीज़ें देख लेनी है, करेक्टली मेंशन है या नहीं है। सब अगर परफेक्ट है तो उस पर आपको डायरेक्टर की डीएससी लगानी है, प्रोफेशनल्स की डीएससी लगवा के लेनी है, एंड देन यू हैव टू कम बैक हियर अगेन, अपलोड द फॉर्म एंड मेक द पेमेंट। दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है? इतना ही है इस फॉर्म में और कुछ नहीं है। इतना करोगे तो आपका फॉर्म पास 6 फाइल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? डन देन। अच्छा, ये आपको हर 6 महीने में करना है, एवरी 6 मंथ यू हैव टू डू इट। नहीं करोगे तो क्या लगेगा? पेनल्टी। पहले ये वाला फॉर्म है ना वर्जन 2 में था, तुमको पता है, पोर्टल चेंज हुआ है, इट वॉज वर्जन 2 एंड वर्जन 3। पहले वर्जन 2 था, अभी वर्जन 3 आ चुका है। वर्जन 3 पे मैक्सिमम फॉर्म्स जो है ना वेब बेस्ड फॉर्म हो चुके हैं। सो अर्लियर दिस फॉर्म वॉज नॉर्मल फॉर्म, पीडीएफ वाला फॉर्म था। फॉर्म डाउनलोड करो, इन्फॉर्मेशन भरो, स्क्रूटिनी करो, चेक फॉर्म करो, डीएससी लगाओ और फिर अपलोड करो, पहले ऐसा था। तो उस टाइम पे क्या होता था, आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड आई हैव वर्कड अपॉन दैट, कि कंपनी का ISIN मैंडेटरी नहीं था। मैंडेटरी नहीं था, या फिर उसके उस टाइम तक आपको एक टाइमलाइन दिया था कि इसके पहले आप ISIN ले लो, इसके बाद मत लो, या इसके बाद भी ले सकते हो, लेकिन मेक श्योर करो कि ये डेडलाइन है तो इसके पहले आप ISIN ले लो। तो पहले ISIN लेना कंपलसरी नहीं था, पहले शेयर्स को डीमैट में करना कंपलसरी नहीं था। लेटर इट हैज़ बिकम कि आपके शेयर्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अनलिस्टेड है, तो आपके शेयर्स क्या होने चाहिए? डीमैट फॉर्म में ही होने चाहिए। तो कंपनी अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका शेयर डीमैट में नहीं है। डीमैट में करेंगे वो लोग शेयर्स, कब करेंगे? अगले 1-2 महीने में करेंगे। मानो उस 1-2 महीने में आपका फॉर्म ड्यू हो चुका है और आपका ऑब्लिगेशन है फॉर्म फाइल करना, तो आप फॉर्म तो फाइल करोगे विदाउट ISIN। तो पहले जो वर्जन 2 पे ये फॉर्म था, सो विदाउट ISIN ऑल्सो द फॉर्म वॉज गोइंग ऑन। खाली आपको वहाँ पे कोड डालना था, वो कोड आप डालोगे तो वो फॉर्म क्या हो जाता था, आपका एक्सेप्ट कर लेता था। बिकॉज लॉ ऑल्सो न्यू कि ट्रांजिशनल पीरियड है, हमने टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि इस पीरियड से लेके इस पीरियड के बीच में आपको ISIN नंबर ऑब्टेन करके शेयर्स को डीमैट में करना है। तो वो आपके ऊपर कंपलसरी ISIN का रिक्वायरमेंट नहीं डाल सकते थे। जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा है, जितना डिले करोगे उतना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बनेगा। तो एक कोड डाल के हम फॉर्म भर देते थे कि हमारे सारे शेयर्स किस में अभी तक फिजिकल फॉर्म में है, डीमैट में नहीं कन्वर्ट हुए हैं। नाउ दैट हैज़ गॉन। अभी आपको कोड यहाँ पे डालोगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो बोलेगा ISIN का ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में नंबर होगा तो ही हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वरना एक्सेप्टेबल नहीं है। सो नाउ इफ यू हैव टू फाइल द फॉर्म फॉर्म PAS 6, यू हैव टू हैव ISIN नंबर। विदाउट ISIN नंबर यू कैन नॉट फाइल फॉर्म PAS 6, इट्स दैट सिंपल। तो अगर आपका ISIN नंबर नहीं है, गो एंड ऑब्टेन द ISIN नंबर एंड देन फाइल द फॉर्म PAS 6। शेयर्स आपके फिजिकल में रहेंगे चलेगा, लेकिन ISIN नंबर कंपलसरी होना चाहिए फॉर्म PAS 6 के लिए। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, चलेगा। बस आज का फिर इतना मैं वाइंड अप कर देती हूँ। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो। लेट मी सी, अगर यहाँ पे भी कुछ रहेगा तो। ये चालू ही नहीं हुआ क्या? हाँ हुआ है, किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया है, वो भी चलेगा। चलो, कोई डाउट है आप लोगों को इसमें? हाँ, अब ये अगले साल से आपको, अभी क्योंकि अपना इस पीरियड का फाइलिंग हो चुका है, अब अगले साल में आपको फाइलिंग करने का स्कोप मिलेगा। तो अगर आपको नहीं याद आएगा कि फॉर्म कैसे भरना होता है, गो एंड वॉच माय वीडियो, यू विल कम टू नो हाउ टू फाइल द फॉर्म एंड देन फाइल द फॉर्म। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।